नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तराखंड में ये आपदा, ये त्रासदी की घड़ी है। हमारी नजर उस रेस्क्यू ऑपरेशन पर रहेगी। जी हां, इस 1 घंटे में हम आपको पल पल की जानकारी देंगे। क्या उन लोगों की जिंदगी बचेगी जो बड़ी टनल में इस वक्त भी एनटीपीसी के प्लांट में फंसे हुए हैं? इस वक्त भी जब आप बुलेटिन देख रहे हैं, कौन सी है वो चुनौतियां जो राहत कार्य में आ रही हैं, ये सब अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन इस बीच भी जारी है। आपको बता दें कि अब तक जो कुल शव बरामद किए गए हैं उत्तराखंड आपदा पर, ये सबसे बड़ी खबर है। संख्या अब शवों की बढ़ती जा रही है। 202 लोग लापता हैं, लेकिन 24 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। कल शाम तक इसी वक्त जब हम ये 8 बजे की बुलेटिन कर रहे थे, लगभग 8 से 10 लोगों के शव मिले थे और आज ये आंकड़ा बढ़ गया है। टनल में 27 लोगों के फंसे होने की आशंका है, लेकिन क्या उन तक पहुंचेंगे, किसी अच्छी खबर की उम्मीद है। क्योंकि बीते दिन जो छोटी टनल है उससे 16 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था, लेकिन आज ये बड़ी टनल सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। सबकी नजर है क्या यहां पर जिंदगियां बच पाएंगी। वो केंद्र जहां तबाही से मचा त्राहिमाम, मैं उस केंद्र पर हूं जहां तबाही का तांडव शुरू हुआ। एक झटके में सब कुछ बदल गया और अब यहां के हालात कैसे हैं, हर तस्वीर मैं दिखाऊंगा। वो सुरंग जहां चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, ये युद्ध है जान बचाने के लिए, ये जंग है समय के विरुद्ध, क्योंकि एक एक पल यहां जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है। और इस समय चाहे सेना हो, एनडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, सभी सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं इस सुरंग में। अगर लोग फंसे हुए हैं, उन्हें कैसे जीवित बचाया जा सके। जुड़िए मेरे साथ, पल पल की जानकारी सिर्फ आज तक पर। वो देवभूमि जहां जान बचाने उतरे देवदूत, कुदरत वाली तबाही के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए देवभूमि पर उतरे देवदूत। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और लोकल पुलिस कैसे रणनीति बनाकर जिंदगी बचा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। 34 घंटे पूरे, कितनी जान बची, कितनी गई। पहाड़ों पर दबे पांव, मौत की टिकटिक। हमने सोचा कि क्यों ना पहाड़ों के पास ही चला जाए, जो पहाड़ सदियों से जिंदगी का तमाशा देख रहे, जो इस काल चक्र के सबसे बूढ़े गवाह हैं। हमारा अंदाजा सही निकला। थोड़ी सी खामोशी के बाद पहाड़ों ने अपने जख्मों के बारे में बताना शुरू कर दिया। पहाड़ पर प्रलय को हराने वालों की गाथा, उस एक पल में ऐसा लगा था मानो बचने का कोई चांस नहीं, लेकिन मौत को मात देकर जिंदगी को गले लगाने की हैरत अंगेज कहानी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपदा की सबसे बड़ी घड़ी आज तक की टीम चप्पे चप्पे पर खड़ी। जिंदगी को गले लगाने की हैरत अंगेज हर तस्वीर यहाँ जिंदगी और मौत के बीच कैसे जंग बनाकर जिंदगी बचा जो रहे इस हैं। काल चक्र के सबसे बूढ़े गवाह हैं। हमारे ये तमाम सहयोगी हर जगह पर डटे हुए हैं, हर पल की खबर, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। चमोली की ये तस्वीरें आप देखेंगे आज दिन की तो दंग रह जाएंगे। लेकिन अब पूरा देश ये जानना चाहता है कि जो लगभग 25 से 30 लोग फंसे हुए हैं बड़ी टनल में,
क्या उनसे राहत टीम संपर्क कर पाएगा? क्या उनकी जिंदगियां बचेंगी? कब तक? देखिए इस रिपोर्ट में। टनल में फंसी 37 जिंदगी का क्या होगा? एक तरफ जिंदगी और दूसरी तरफ मौत। जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा ऑपरेशन। कोई संपर्क नहीं, बस ये पता है कि टनल के अंदर करीब 30 से ज्यादा कर्मचारी उस वक्त मौजूद थे जब पहाड़ पर प्रलय आया। इस वक्त वो किस हाल में है, जिंदा है या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। हाँ, जिंदगी बचाने के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तबाही का मंजर कैसा था, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहले ये इलाका ऐसा दिखता था और तबाही के बाद के हालात ऐसे हैं। इन दो तस्वीरों से आप कुदरती हमले से हुए नुकसान को समझ सकते हैं। आज हालत ये है कि यहाँ जेसीबी मशीनें हैं, कई रेस्क्यू टीमें हैं, यहाँ स्नीफर डॉग है, यहाँ अत्याधुनिक उपकरण हैं। मकसद एक है, टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाया जा सके, जल्द से जल्द उनसे संपर्क किया जा सके, क्योंकि मुश्किल ये है कि अब तक किसी से संपर्क नहीं हो सका है। मैक्सिमम लोग जो हमें बताया गया, आंकलन बताया इन्होंने, जो प्रोजेक्ट के लोग हैं कि 25 से 30 लोग इसके अंदर काम कर रहे हो सकते हैं, वो फंसे हो सकते हैं। और ये लंबी टनल है, घुमावदार टनल है और ये 2-3 लेयर में है, सारी एक सीधी टनल नहीं है, क्योंकि नीचे का लेयर भी है इसमें। तो जो पानी दोनों तरफ से मलबा फंसा है, तो इसलिए इसको खोलना बहुत मुश्किल। कल 150 मीटर तक हमारी एसडीआरएफ और आर्मी की टीमें क्रॉल करके गई थी, हमारे कमांडेंट साहब भी गए थे एसडीआरएफ के अंदर तक, तो उसके आगे जाना असंभव था क्योंकि जगह ही नहीं बची थी उसमें। सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन में देर क्यों हो रही है और रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तपोवन में एनटीपीसी पावर प्लांट के अंदर कई टनल हैं। उसमें एक टनल है जिसमें 30 से ज्यादा कर्मचारी फंसे हो सकते हैं। जिस टनल में कर्मचारी थे वो टनल सीधी नहीं बल्कि घुमावदार है। टनल के अंदर मलबा भरा हुआ है। टनल में अंदर जाने के लिए मलबा बाहर निकालना होगा। रेस्क्यू टीम टनल में ऊपर की तरफ सुराख करके अंदर जाने की कोशिश कर रही है। टनल घुमावदार होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। टाइम कम है, लेकिन जल्द से जल्द टनल से मलबा हटाना है। पूरी तैयारी के साथ रेस्क्यू टीम टनल के अंदर की तरफ बढ़ रही है। और बोलो बद्री विशाल की जय के जयकारे के साथ एनडीआरएफ और भारतीय सेना का एक दस्ता इस समय अब इस सुरंग के अंदर घुस रहा है। प्रयास यही कि लोगों की जान बचाई जा सके। देखिए, ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम और इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की टीम अब अंदर घुस रही है इस सुरंग के। इनका प्रयास यही है कि जान बचाई जा सके लोगों की। मेरे साथ है कर्नल हेमंत कुमार, ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर।
ऑफिसर है। सर, ये जो टीम अंदर जा रही है, इनका टास्क क्या है? इनका टास्क है अभी प्राइमरी रेकी करना कि हम कहां तक पहुंचे और ये देखना कि आगे हम जो है किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और ये थोड़ा सा जो है क्रिटिकल काम है अभी। और डॉग स्क्वाड भी अंदर जा रहा है। तो देखिए, ये जॉइंट टुकड़ी है, इसमें भारतीय सेना है, एसडीआरएफ है, आईटीबीपी, और वो देखिए आईटीबीपी का डॉग स्क्वाड भी अंदर जा रहा है, क्योंकि उम्मीद यही कि जहां भी एक भी आस हो तो जीवन बचाया जा सके। पहली टीम अंदर जा चुकी है और 180 मीटर पर दूसरी टीम अब अंदर जाने का प्रयास करेगी, लेकिन इससे आगे हमें जाने की अनुमति नहीं है। रेस्क्यू टीम को उम्मीद है कि टनल में फंसे लोग सही सलामत होंगे, जैसे तपोवन की दूसरी टनल से लोगों को जिंदा निकाला गया था। रेस्क्यू टीम तेजी से अंदर की तरफ बढ़ रही है और उम्मीद की जा रही है कि अगले चंद घंटे में टीम अंदर फंसे हुए लोगों तक पहुंच जाएगी। तैयारी पूरी है, यहां तक कि टनल के पास इमरजेंसी हॉस्पिटल तैयार किया जा चुका है। ये है सेना की पूरी टीम यहाँ पर तैनात है। जैसे ही कोई खुशखबरी उस सुरंग से निकलकर आती है, जैसे ही किसी को बचा लिया जाता है, तो उनको सबसे पहले यहीं लाया जाएगा। यहाँ पर 6 इमरजेंसी बिस्तर हैं, उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाएगा और यहाँ से एम्बुलेंसेज यहाँ बिल्कुल खड़ी हैं और वो एम्बुलेंसेज उन पेशेंट्स को लेकर, उन लोगों को लेकर फिर बड़े अस्पताल जा सकती हैं। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, तपोवन आज तक। आपको ये अंदाजा लग रहा होगा कितनी मुश्किल घड़ी है और ये राहत कार्य कितना इंपॉर्टेंट है अगर उन लोगों की जिंदगी बचानी है। लेकिन क्या मुश्किलें आ रही है ये हम आपको आज तक पर बताते हैं। सबसे पहले तो कितनी टीमें लगी हुई हैं। एसडीआरएफ की 11 टीमें वहां पर लगी हुई हैं उस बड़ी सुरंग से, उस टनल से लोगों को निकालने में। एनडीआरएफ की, नेशनल डिजास्टर रिलीफ के लिए जो टीम है उसकी एक टीम है। आईटीबीपी की कई टीमें, ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स में होते हैं, हर ऐसी जगह पर ये जाते हैं और वहां पर वो अपना काम कर रहे हैं। आर्मी का जो गढ़वाल स्काउट जो रेजिमेंट है वो वहां पर लगे हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स के भी लोग वहां पर जुटे हुए हैं। टनल से अगर कुछ लोगों की तबीयत ज्यादा खराब हो, क्या उनको व्यवस्था दी जाए उसके बाद। अब हम जरा चुनौतियां आपको बताते हैं, क्योंकि टनल का घुमावदार होना, एक उसमें बेंट है और उस बेंड होने की वजह से जो उसमें है उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। यानी जो घुमावदार है टनल में ऑक्सीजन की कमी ऐसी जगहों पर। और आप सोचिए, जब मिट्टी और मलबा दोनों तरफ से पहले भर गया था, फिर कैसे वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी उस पूरी टनल में। टनल में मलबे का भरा होना वो भी अपने आप में एक चुनौती है। एक तो ऑक्सीजन के लेवल्स को भी कम करता है, दूसरा कैसे उसको परफोरेट करके आगे बढ़े। 2 डिग्री तापमान में राहत कार्य आपको करना है, ठंड भी जबरदस्त है और वहां पर आपको करना है। अब आइए आपको जो विकल्प हैं वो बता देते हैं कि विकल्प क्या क्या है। क्योंकि जो रणनीति है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में वो 1.8 किलोमीटर लंबी ये टनल है, तो आपको इसके अंत तक जाकर देखना और समझना है कितने लोग फंसे हैं, कैसे निकालना है। 1300 मीटर तक बन चुकी है ये टनल और आगे का इसका कंस्ट्रक्शन होना था। मुहाने पर 200 मीटर तक मलबा था, दोनों ही सिरों पर था, एक सिरे से कम करके फिर आगे बढ़े हैं। और जैसा कि आपने सुना, रेकी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि कहां तक जाया जा सकता है। टनल की ऊंचाई करीब 12 फीट है, तो ऊंचाई ज्यादा है। जो पिछली सुरंग थी उसके बनिस्बत वो छोटी थी। टनल के अंदर कई छोटे छोटे रास्ते हैं, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है वहां से कहीं जाने की। टनल के मैप के हिसाब से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। तो ये तमाम बातें आपने इसमें सुन ली हैं और कैसे ये पूरी रणनीति बनाई गई है, कैसे बचाने के लिए इस टनल में लोग पहुंच रहे हैं, इस सब की जानकारी दी है विवेक पांडे, आईटीबीपी के पीआरओ ने। सुनिए। टनल का जो नक्शा है उसके जरिए आपके जो ऑफिसर्स हैं वहां पर मौजूद हैं, पूरी टीम जो रेस्क्यू है वो अंदर जा रही है। किस तरीके से पहुंचा जा रहा है, क्योंकि जो दूसरी टनल तपोवन में है वहां पर ज्यादा लोगों की फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। तो क्या टेक्निक आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं?
देखिए, टोटल जो मलबा है, जो असेसमेंट है हमारा, लगभग 200 मीटर मलबा है मुहाने पे। ये जो टनल है, आपको पता होगा, बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन्स होते हैं जो पहाड़ों में जो टनल्स होते हैं, और ये कई पर्पज से बनाए जाते हैं। टरबाइन को मेंटेनेंस करने के लिहाज से, कई बार ऑक्सीजनेटेड चैम्बर्स के हिसाब से, और कई बार जो वाटर होता है, वेस्ट वाटर, उसको बाहर निकालने के हिसाब से। लगभग 12 फीट इसकी ऊंचाई है, और इस टनल के अंदर कई सारे सबवेज बने हुए हैं, अंदर ही छोटे छोटे, जो अंदर खत्म होते हैं, मतलब अंदर की ही तरफ। जो वहाँ के जो अथॉरिटीज हैं वो हमको ये बता रही हैं कि अगर पानी बहुत अंदर नहीं घुसा होगा और ये लेबर पीछे की तरफ चले गए होंगे टनल में, जो कि लगभग 1300 मीटर तक का इलाका इसका बन चुका है टनल का, तो निश्चित रूप से वहाँ चांसेस हैं कि उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाला जा सकेगा। जो टनल का लेआउट है, जो उसका प्लान है, वो पूरी तरह से हमको समझा दिया गया है। हमारे ऑफिसर्स ने उस पर पूरी ब्रीफिंग ली है, और जैसे ही मलबा हटेगा, हमने प्लैंक्स का भी अरेंजमेंट किया है, जो वुडन प्लैंक्स हैं। हमारे जो आईटीबीपी के हिमवीर हैं वो प्लैंक्स को लगाते हुए आगे को जाएंगे, बिकॉज स्लश इतना ज्यादा है कि हो सकता है वो कमर से नीचे तक अंदर चले जाएं अगर वो ऐसे जाएंगे तो चौड़े चौड़े जो प्लैंक्स होते हैं वुडन, उसका हमने काफी अरेंजमेंट किया है सैकड़ों की तादाद में। हम उसको अंदर लगाते जाएंगे और अंदर घुसते जाएंगे। जैसे ही हम अंदर जाएंगे, जाने के बाद जहां तक भी हमको लगेगा कि हमारे पास लाइट्स हैं, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, हमारे पास मेडिकल टीम्स हैं, हम पूरी टनल का मुआयना करेंगे, उसकी रेकी करेंगे। हो सकता है हमको वो लोग जीवित मिल जाए, जैसा हमें आशा है, उनको हम तुरंत निकाल लाएंगे। मुझे लगता है अगर जैसे ही वो रास्ता थ्रू होता है, 1 से 1.5 घंटा लगेगा पूरे टनल को हमको देखने में या उसको रेकी करने में। यदि कोई क्रिटिकल कंडीशन में मिलेगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। सारी टीम स्टैंड बाई है, जरूरत पड़ी तो लोगों को निकाल के हम बेटर मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी पीछे लेके जा सकते हैं। हमारे सीनियर ऑफिसर्स ग्राउंड पे हैं जो लगातार ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डॉग स्क्वाड है, एक्सकेवेटर्स हैं। मैन पावर की कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर 300 जवान तो सिर्फ आईटीबीपी के हैं जो कि वहां पर मुस्तैद हैं अभी, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे गो हेड हो और वो अंदर जाएं। तो राहत कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशंस की रणनीति आपने आईटीबीपी के पीआरओ से सुनी, लेकिन राहत कार्य पर हमारे तमाम सहयोगियों की नजर है जो अलग अलग जगहों पर मौजूद है। ऐसी ही कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी मंजीत नेगी ने जो तबाही है उसका अनदेखा मंजर अपने कैमरे में कैद किया है। चमोली में जो कुछ हुआ है, इस एरियल व्यू के जरिए जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि तबाही कितने बड़े पैमाने पर हुई है। तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। एनटीपीसी का जो बड़ा पावर प्रोजेक्ट जहां पर बिजली बन रही थी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, और उसका सिर्फ मलबा यहाँ पर नजर आ रहा है। उससे समझा जा सकता है कितना भयानक ये प्रवाह था, ये वेग था ग्लेशियर फटने का। और अभी भी यहाँ पर जो टनल है वहां पर 35 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं जिनको डैम टूट गया यहाँ ऊपर नीचे वाला। देवभूमि में तबाही का मंजर आपने देखा। सुरंग में लोग फंसे हुए हैं तो कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह कट चुके हैं। आखिर तबाही की तस्वीरें कितनी भयानक हैं, आज तक संवाददाता मंजीत नेगी आपको एरियल व्यू के जरिए दिखा रहे हैं। गंगा में आ रही भारी तबाही की वजह से जो रेणी गांव का पुल है जो चीन सरहद से लगने वाले 13 गांव को जोड़ता है वो पूरी तरह से बह गया है। और ऐसे में यहाँ पर उन गांवों को संपर्क कट गया है। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है जिससे उन लोगों तक पहुंचा जा सके। और दूसरी तरफ तपोवन में जो लोग अभी फंसे हुए हैं 30 से ज्यादा लोग, उनको भी निकालने की कोशिश हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ लोगों को बचाने तक सीमित नहीं है, क्योंकि जल प्रलय के चलते कई इलाके पूरी तरह से कट चुके हैं। तपोवन में राहत और बचाव का काम पूरे जोर शोर पर है। हमने यहाँ तपोवन एनटीपीसी के नजदीक जो हेलीपैड है वहां से उड़ान भरी है, और यहाँ से जो नीति वैली है जहाँ पर 13 गांव कटे हैं उन गांव की तरफ जा रहे हैं। ये नीचे आपको दिखा रहे हैं जो अलकनंदा का प्रवाह है जहां से, और ये ठीक नीचे देखिए ये एनटीपीसी का वो प्लांट है जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था जब ऋषि गंगा से जो फ्लड आया। ये पूरा काफी बड़ा जो एनटीपीसी का प्लांट है पूरी तरह से ये तबाह हो गया, और यहाँ पर अभी भी
2 टनल में लोग फंसे हुए थे। एक टनल में से 16 लोगों को निकाला गया, जबकि दूसरी टनल्स में अभी भी 30 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। पूरा दिन एक तरह से दूसरा दिन हो गया जब उनको निकालने की कोशिश हो रही है। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये जो ग्लेशियर फटा उस घाटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये नीचे अलकनंदा जो नदी है वो आगे बढ़ रही है। आगे धौली गंगा और ऋषि गंगा 2 नदियों के संगम से ये अलकनंदा का प्रवाह दिख रहा है। नीचे आप देखिए कितना जबरदस्त प्रवाह था जब कल यहाँ पर सुबह 10 बजे ग्लेशियर फटने के साथ जो प्रवाह था पानी का वो बढ़ा, और ये साथ साथ जो सड़क दिख रही है ये नीति घाटी की तरफ चीन से लगने वाली जो सरहद है, और खास तौर से इस वक्त जब चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा है, काफी अहम सड़क, ये सामरिक सड़क है जहां से करीब 13 गांव और सरहद के इलाके जहां भारतीय सेना और आईटीबी की चौकियां वो जुड़ती हैं। अब हम इस अलकनंदा के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो गाँव जो इस वक्त कटे हुए हैं, खासतौर से रेणी में जहां पर एक बड़ा पुल था जो पूरी तरह से बह गया, और यहाँ पर जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं वो लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी जा रही है, और इसके अलावा आज पूरे दिन खासतौर से जो 13 गांव कटे हुए हैं वहां पर इन हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक राहत की सामग्री पहुंचाई जा रही, मेडिकल पहुंचाया जा रहा। कुछ लोग जो अपने गांव में फंसे हुए हैं, कुछ लोग जो यहाँ तपोवन में फंसे हैं, उनको भी पहुंचाने का काम हो रहा है। और अब आप देखिए किस तरह से ये प्रवाह था जब जो ग्लेशियर फटने के बाद अलकनंदा नदी में पूरी तरह से, और ये याद दिलाता है 2013 की इसी तरह से केदार घाटी में जब मंदाकिनी नदी और सरस्वती नदी पर जो प्रवाह, जो गांधी झील का प्रवाह बना था, उसके बाद उसी तरह के हालात बन गए थे। हालांकि इस वक्त अब पानी का जो प्रवाह है कम। ये आप देखिए, ये यहाँ पर संगम है ऋषि गंगा और धौली गंगा का। यहाँ पर एक बड़ा मंदिर था और ये पुल था जो पूरी तरह से बढ़ गया। यहीं पर धौली गंगा, जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं तस्वीरों में। और एक बड़ा पुल और एक यहाँ पर एक जो प्राइवेट कंपनी का पावर प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यहाँ पर भी करीब 40 लोग जो कर्मचारी थे वो इस प्रवाह में बह गए। उसमें से लोगों को नहीं बचाया जा सका। कुछ लोग जरूर जान बचाकर भागे। यहाँ पर 4 पुलिसकर्मी थे जिसमें 2 पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। और अब हम यहाँ धौली गंगा के साथ साथ नीति घाटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अहम सड़क है जो करीब 13 गांवों को जोड़ती है। यहाँ पीछे पुल के टूटने से ये पूरी जो वैली है ये कट गई है। कैमरामैन रितेश के साथ मंजीत नेगी, आज तक। आपने स्पेशल रिपोर्ट के पहले हिस्से में देखा कि तपोवन का जो पावर प्लांट है उसकी बड़ी टनल में किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस, राहत कार्य चल रहे हैं। सबकी नजर इस बात पर कि क्या वो तमाम जिंदगियां जो अंदर फंसी हुई हैं बचेंगी, इस पर भी हमारी नजर है। लेकिन अब आपको जरा बताते हैं कि आखिर इस ग्लेशियर ने इतना घातक कहर क्यों ढाया। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या जब इस तरह से ये हिमस्खलन हुआ और सब कुछ तबाही मच रही थी, एनटीपीसी का सायरन आखिर क्यों नहीं बजा। ये भी कि अगर बैराज के दरवाजे खुले होते तो क्या इतनी बड़ी आपदा, इतना विशाल तरीके से जो नुकसान हुआ है वो कम रहता। ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। देखते ही देखते सब पानी पानी हो गया। घर, सड़क, पावर स्टेशन, दुकानें, जिंदगी सब बह गई। लेकिन जब ये ग्लेशियर टूटा तो तबाही कैसे आई? तबाही के ग्लेशियर ने कहर कहां कहां बरपाया, कहां कहां कितने लोग मौत के मलबे में दफन हो गए, और तबाही की साइट पर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आज तक के रिपोर्टर ऑपरेशन जिंदगी के गवाह बन रहे हैं और सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की एक एक तस्वीर कैमरे में कैद कर रहे हैं। आज तक इस आपदा का दर्द समझ रहा है, महसूस कर रहा है। हिम्मत और जज्बे के साथ आपदा की एक एक साइट पर खड़ा है।
उत्तराखंड में चमोली के रैणी गांव के ठीक ऊपर एक ग्लेशियर टूटता है तो जो तबाही सबसे पहले देखी वो रैणी गांव के लोगों ने ही देखी। रैणी के नजदीक ऋषि गंगा और धौली गंगा में जब सैलाब आया तो लोगों को तिनके की तरह बहा ले गया। आज तक की रिपोर्टर मीनाक्षी कंडवाल धौली गंगा वाली साइट पर तबाही के निशान देख रही हैं। यकीन मानिए ये ग्राउंड रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देगी। यही वो इलाका है धौली गंगा का जहां पर कल सैलाब आया और ये दरअसल हादसे की दूसरी साइट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी आप आज पानी की स्थिति देखिए, हालांकि अभी कल के मुकाबले स्थिति बहुत बेहतर है और सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम खुला हुआ है, मौसम साफ है। आपको याद होगा 2013 में जब केदारनाथ की आपदा आई थी तो उस समय कितनी तकलीफें आई थी, 48 घंटे बाद ऑपरेशन जो है वो शुरू हो पाए थे। अब जरा महेश दूसरी तरफ दिखाइए वहां पर जो गाड़ी निकल रही है। महेश दूसरी तरफ दिखाइए जरा एक बार। ये जो आप देख रहे हैं दरअसल इन गाड़ियों से मलबा हटाया जा रहा है क्योंकि जो अंदर टनल है उसमें दरअसल मलबा काफी भरा हुआ है और यही इस वक्त चिंता का विषय है क्योंकि जब मलबा हटेगा तब जाकर जो गढ़वाल स्काउट्स हैं, आईटीबीपी की टीम्स हैं, एसडीआरएफ की टीम्स हैं और बाकी वॉलंटियर्स हैं वो भीतर जा पाएंगे। अब तक करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी तबाही क्यों मची। चश्मदीद खुद तबाही वाली साइट की पूरी ज्योग्राफी समझा रहे हैं। ऊपर से सैलाब आया और सैलाब सीधा बैराज से टकराया। यहाँ एक तरफ एनटीपीसी की दीवार है, दूसरी तरफ एनटीपीसी की 2 सुरंग है। जिस वक्त सैलाब आया बैराज के 3 गेट बंद थे, सिर्फ एक खुला था जिससे सैलाब काफी देर तक रुका रहा और दूसरी तरफ टर्न कर गया और सुरंग में भी मलबा घुस गया। बड़ी बात यह कि एनटीपीसी में कोई सायरन भी नहीं था जिससे लोग सुनकर भाग पाते। चमोली उत्तराखंड की टूरिज्म बेल्ट का एक अहम हिस्सा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं, आते हैं यहाँ की खूबसूरती के लिए, आध्यात्मिक यात्रा के लिए, देवी देवताओं के दर्शन के लिए। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही 7 फरवरी को माफ कीजिए खबर आई कि यहाँ पर आपदा आई है, लोगों को एकदम से याद आया केदारनाथ में 2013 में हुआ हादसा। लेकिन आप अगर यहाँ पर परिस्थिति देखिए, जो पानी आपको यहाँ पर ये बहता हुआ दिखाई दे रहा है इसका लेवल इस वक्त बहुत कम है। लेकिन कल ऐसा नहीं था। कल क्या परिस्थिति रही होगी इसका अंदाजा आप वहां चट्टानों पर पानी के निशान से लगाइए तो आपको अंदाजा लगेगा। जो परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं, पानी का लेवल कम है लेकिन कल जब पानी आया एक सैलाब की तरह आया तो सीधे वहां पर जो आपको बांध दिखाई दे रहा है उसे तोड़ता हुआ, उनके गेट को तोड़ता हुआ पानी आगे बढ़ा। ये एक ऐसी तस्वीर थी क्योंकि सवेरे के समय यह हादसा हुआ तो कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा, मोबाइल में कैप्चर करने की भी कोशिश की। ऊपर से जब बाढ़ आई थी तो काफी पानी बिखर रहा था, एक सैलाब पूरा एक साथ पानी आया। हमारा कोई भांजा भी यहाँ पे जॉब करता था, हमने उसे फोन किया कि भाग जा, तो इतना बोलते बोलते वो भागते भागते कोशिश की लेकिन नहीं भाग पाया। काफी इधर से कंपनी की दीवारें लगी हुई है, इधर सुरंग है, रास्ता एक ही था उधर की तरफ। और कंपनी की तरफ से क्या था कि जो ये बैराज के गेट हैं ये 3 गेट बंद थे, एक खुला था। जो सैलाब आया वो गेट के कारण काफी देर तक रुका रहा और वो इधर को टर्न कर गया, काफी मलबा सुरंग में घुस गया। कंपनी की तरफ से कोई इमरजेंसी सायरन भी नहीं था कि जो लोग भाग पाते। अब इलाके के लोग एनटीपीसी पर अपनों की मौत का ठीकरा फोड़ रहे हैं, साथ ही प्रशासन को भी कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि संडे के दिन भी क्यों काम करवाया जा रहा था। अगर छुट्टी होती तो इतना भयंकर हादसा शायद ना होता। कौन है भीतर जो अभी? छोटा भाई है। अच्छा, आप लोग एक ही परिवार से हैं? मैम आप भी आगे आइए। आपका नाम क्या है? दीपा चौहान। आपको कब पता चला सबसे पहले कि इस तरह की? 10 बजे पता चल गया था। तो हम आए थे यहाँ पे, तो इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। 3:30 बजे के बाद इन्होंने कार्य किया था यहाँ पे, जब लोगों ने इधर उधर से हल्ला स्टार्ट किया। हमारे प्रशासन तो सोए हैं, हमारे प्रशासन तो एक दूसरे की फोटो लेने में बिजी हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। अभी इन लोगों को बोलो ना आपने संडे को कार्य क्यों करवाया। इन लोगों की किसी भी वर्करों की 3 महीने से सैलरी नहीं आई। जितना हाथ इसमें, सबसे बड़ा हाथ इसमें एनटीपीसी का है। एनटीपीसी ने संडे को वर्क क्यों कराया? 4-5 महीने से पेमेंट नहीं दे रही है, उसके बावजूद भी एनटीपीसी की एक मशीन नहीं है, सिविल की मशीन आई है। एनटीपीसी की पूरा हाथ इसमें एनटीपीसी का है। एडीएम डीएम कब आए? जब मुख्यमंत्री साहब आए उसके बाद आए। ग्लेशियर ने जिस तरह से कहर बरपाया, टनल में फंसे लोगों के परिजन तो कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद ही नहीं है कि कोई बचा होगा। सरकार से भी और कंपनी से भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सभी के बच्चों की जान बचाई जाए। अगर कोई बचता है तो भाग्यवश, वैसे मुझे इस टनल को देख के लगता नहीं है कि कोई बच्चा अंदर जीवित होगा, वो तो परमात्मा ही। हालांकि बचाव कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। खुद केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री
रमेश पोखरियाल निशंक ने तबाही की साइट का दौरा किया, क्योंकि निशंक उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, जबकि 3 किलोमीटर लंबी दूसरी सुरंग में 20 मीटर तक देवदूत पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि क्या परिस्थितियां हैं सारा का सारा, और जिस तरीके से पूरा मलबा अंदर गया है, तो हमारे जवानों के लिए सामने काफ़ी चुनौती भी है। लेकिन जिस तरीके से आईटीबीपी ने और हमारी सेना के लोगों ने, हमारे फोर्स के लोगों ने काम किया है और लोगों को पहले टनल से जिंदा बचा करके बाहर लाए हैं। ये जो दूसरी टनल है, जिसमें अभी जो लगभग 3 किलोमीटर लंबी है और टी पॉइंट पर 180 मीटर दूसरी तरफ है, लगभग 80 मीटर तक पहुंच गए हैं हमारे लोग। कमांडो भी आ गए हैं, एनडीआरएफ वाले भी आ गए हैं, अभी आईटीबीपी के जो यहाँ पर आईजी हैं, एडीजी हैं। रविवार को ग्लेशियर टूटने के कारण ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ध्वस्त हो गई। ऋषिगंगा नदी और धौलीगंगा नदी के उफान में इन दोनों प्रोजेक्ट में काम करने वाले काफी मजदूर लापता हैं, जिनकी तलाश में एसडीआरएफ की 11 टीम जुटी है। 2 टीम रैणी, 4 टीम तपोवन, 2 टीम जोशीमठ और 3 टीम श्रीनगर में तलाशी अभियान चला रही है। मीनाक्षी खंडवाल के साथ शम्स ताहिर खान, चमोली, आज तक। आज तक के हमारे सहयोगी उस जगह पर पहुंचे, उस जगह पर जहां पर इस आपदा की चमोली में शुरुआत हुई थी, उस जगह पर जहां ये ग्लेशियर गिरा था। रैणी गांव पहुंचे हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा। कैसे 2 हिस्से हो गए गांव के, कैसे मची ये तबाही, देखिए। आज तक ठीक उसी जगह पर पहुंच गया जहां ग्लेशियर टूटकर गिरा था। एवलांच ने चमोली में ऐसी तबाही मचाई कि मानो क्या आपदा आ गई हो। लोगों के रोंगटे ऐसे खड़े हुए कि 2013 का वो मंजर याद आ गया है। लेकिन तपोवन की तस्वीरों के बाद हम आपको रैनी गांव लेकर के आए हैं, और ये गांव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वही गांव है जहां सबसे पहले एवलांच, जो आप बर्फीली पहाड़ियां देख रहे हैं, चोटियां देख रहे हैं, वहीं से बर्फ का टुकड़ा जो ग्लेशियर था वो टूटा, और वो टूट करके सीधे नीचे आता है और इस छोटी सी खाई को दरअसल एक विशालकाय नदी में तब्दील कर दिया। मलबा इतना ज्यादा, पानी का स्तर इतना ज्यादा कि आप ये समझिए कि लगभग 12 से 15 फीट से कहीं ज्यादा मलबा उठा। यहां तक कि मेरे पीछे एक इमारत थी, अब ये पूरा इलाका समतल हो चुका है। यहां सिर्फ और सिर्फ मलबा है। दूसरी तरफ आप देखें, ये जो ब्रिज आप देख पा रहे हैं, ये ब्रिज की कनेक्टिविटी जो इसको दूसरे गांव से आगे की तरफ जोड़ती थी, वो ब्रिज टूट गया है। साथ में यहाँ कुछ घर थे, वो बह गए हैं। जब ग्लेशियर टूटा और सैलाब आया तो उत्तराखंड के रेणी गांव के भी जैसे 2 भाड़ हो गए। जी हां, अब उत्तराखंड के चमोली का रेणी गांव 2 हिस्सों में बंट चुका है। जब सैलाब आया तो उसने सबसे पहले रैनी गांव को 2 टुकड़ों में बांट दिया। जिस तरफ मैं खड़ा हूं, ये गांव का पहला हिस्सा है, और ठीक दूसरी तरफ, इस दरिया के ठीक दूसरी तरफ गांव का दूसरा हिस्सा है। और इसके बीच जो पुल है, जो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, वो पुल बह गया, और उसके बाद वो जो गांव हैं वो पूरी तरह से अब जोशीमठ, चमोली या दूसरे इलाकों से कट गए हैं। रेणी गांव में तबाही की साइट पर अब सब कुछ तहस नहस हो चुका है। यहां एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इमारत थी जो अब पूरी तरह से दफन हो चुकी है। आज तक ने जब चश्मदीदों से इस बारे में पूछा तो होश फाख्ता हो गए। आवाज हुआ साहब, उसका बहुत भयंकर आवाज हुआ, पेड़ भी टूटा, और कंपनी में यहाँ पर बहुत आदमी थे, 30-40 आदमी थे यहाँ कंपनी में। कितने लोगों को आप निकाल पाए उस समय? वो तो भाग गया साहब, इधर से यहाँ निकल गए जो बच गए, और औरों को पता नहीं चला साहब। ये नहीं पता चला कि बाकी लोग कहाँ हैं? हाँ, कहाँ है, जो जिसने देखा होगा बाढ़ आते समय, वो तो यहाँ बच गया, इधर आ गया खेत में। रेणी गांव के लोगों में दहशत अब भी जिंदा है। कुछ लोग गांव छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। नीचे खेत में थे, उसके बाद हमने थोड़ा अपना खेत का काम करा, फिर 8-9 खेत था कहाँ पे? रोड के नीचे, पुल के नीचे, जो पुल बह गया है। उसके नीचे थे। फिर आवाज जैसा है, मैं इधर आए भाग के, मैंने कहा ये आवाज कहाँ से आ रहा, तब ऐसे ऊपर देखा, तब तक बहुत आ गई था। मैंने कहा मेरा लड़का है एक वहाँ पर कोने पर, मैं उसको भगाना है, मैंने कहा वहाँ टूट गया। फिर ये ऊपर भागा, इसके आगे से एक बहुत बड़ा गाड़ी आया उन कंपनी वालों का,
ये भागा ऊपर का। मैंने सास को कहा इधर आ, वहाँ रास्ता ही नहीं था सास को, तब तक सारा ऊपर से मालमा आया, मैंने देखा ही नहीं, पता नहीं कहा। फिर मेरे को मालमा ने ऊपर धक्का मारा, मैं कौन आया, खाली ऐसा कर। आपको भी चोट लगी? चोट नहीं लगे, पर मैं खाली ऐसे पत्थर आए मेरे ऊपर से, पर मैं खाली जबरदस्त भाग के यहाँ तक आई। गांव के कुछ लोगों ने इस तबाही में अपना सब कुछ खो दिया है। आज गांव वालों को वो बातें याद आ रही हैं जब वो पावर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे और अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। आशुतोष मिश्रा, चमोली, आज तक। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज़ रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।